मैं और सुखबीर राइफलों का पैकेट उठाकर तेजी से सड़क किनारे उगी गंदुम की लहलहाती फसल में घुस गए। मैंने कुछ आगे बढ़ने के बाद पलट कर देखा तो सड़क खाली नजर आई। जीप हमें छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। हम एक बार फिर हल्की नमालूद जमीन में उगे पौधों के दरमियान चलने लगे। फिर मैंने रुककर दाएं तरफ लगभग 100 गज के फासले पर बने एक बड़े से कोठड़े की तरफ इशारा किया। कहा, मेरा ख्याल है हम वहां अपना माल छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। सुखबीर ने बगौर कोठड़े की तरफ देखा और कहा, लेकिन अगर वहां कोई हाली या खेत का राखा हुआ तो? मैंने कहा, मैं यहीं इंतजार करता हूं, तुम जाकर पता कराओ। उसने मेरी तायद की और राइफलों का बंडल छोड़कर कोठड़े की तरफ चल दिया। मैं बंडल पर बैठ गया। वो कुछ ही देर के बाद लौट आया। मुझे वो काफी पुरजोश दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या खबर लाए हो भाई? उसने कहा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, कोठड़े के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। मैंने कहा, तो फिर तुम इतने जोश में क्यों दिखाई दे रहे हो? उसने मसरूर लहजे में कहा, इस झोंपड़े के पिछवाड़े में मुझे एक ट्रैक्टर खड़ा नजर आया है। उसके पीछे ट्रॉली भी जुड़ी हुई है और वहां से एक पगडंडी सड़क की तरफ जा रही है। मैंने उसकी बात कुछ समझते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है हम ट्रैक्टर चुरा कर यहाँ से फरार होने की कोशिश करें? उसने हाँ में सर हिलाकर कहा, हम वो ट्रैक्टर चोरी थोड़ी कर रहे हैं। कसूर नाले का पुल पार करके उसे सड़क किनारे छोड़ देंगे और आगे जाने का कोई और जरिया ढूंढेंगे। मैंने कहा, मैं समझ रहा हूँ तुम अपने हथियार यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर ये ट्रैक्टर चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे किसान अपने ट्रैक्टर को जान से बढ़कर चाहते हैं। उसने एक कमीनी मुस्कुराहट के साथ अपने रिवॉल्वर के उभार को थपथपा कर कहा, फिक्र न करो भैया, हमारे पास ऐसे आशिकों का पक्का इलाज मौजूद है। लेकिन मैं ये राइफलें किसी कीमत पर यहाँ लावारिस छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमारे मिशन के लिए एक एक हथियार बहुत कीमती है। मैंने कहा, ठीक है भाई, लेकिन ट्रैक्टर तो शायद चाबी से स्टार्ट होता होगा। वो फिर मुस्कुराया, बोला, हमारे देहातों में ऐसे तकल्लुफात नहीं चलते। वैसे भी मुझे चाबी के बगैर इंजन स्टार्ट करने का गुर आता है। ताहम सुखबीर को अपना हुनर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके दावे के एन मुताबिक ट्रैक्टर का इंजन बगैर चाबी के आसानी स्टार्ट हो गया और हमारी खुशकिस्मती कि उसमें ईंधन भी मौजूद था। अलबत्ता राइफलों के बंडलों को पीछे ट्रॉली में रखकर छुपाने के लिए भारी मिकदार में पराली इकट्ठी करने में हमें काफी मेहनत करना पड़ी। सुखबीर ने ट्रैक्टर पगडंडी पर डाल दिया। मैं उसके साथ ट्रैक्टर के जन्नाती टायर के बम्पर पर बैठा चौकसी से चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। हमें धड़का लगा हुआ था कि अभी किसी तरफ से ट्रैक्टर का मालिक दौड़ता फरियाद करता नमूदार होगा और देखते देखते मुश्तइल देहातियों का हुजूम हमें घेर लेगा। मसला यह था कि नीम हमवार पगडंडी पर सुखबीर ट्रैक्टर की रफ्तार एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता था, वरना ट्रैक्टर न सही ट्रॉली जरूर उलट जाती और हमारा सरमाया खेतों में बिखर जाता। जीटी रोड तक पहुंचने में हमें काफी देर लग गई और फिर रिंगते ट्रैफिक के हुजूम में शामिल होना भी दुश्वार मरहला साबित हुआ। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। लगभग 100 गज आगे नहर के पुल से पहले सड़क के किनारे वाकई पुलिस की एक जीप तिरछी खड़ी दिखाई दे रही थी और कई बंदूक बरदार पुलिस वाले वहां से गुजरने वाली गाड़ियों का जायजा ले रहे थे और हस्बे जरूरत पूछगिछ कर रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़का। हथियार तहवील में रखने के लालच में सुखबीर ने जो खतरा मोल लिया है वो कहीं भारी न पड़ जाए। खुदा जाने वो हमारी किस बात से मशकूक हो जाएं और हमारी जामा तलाशी पर तुल जाएं। ट्रॉली में जमा पराली के ढेर पर सिर्फ एक हाथ मारने की देर थी, हमारा सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता। लेकिन हम जैसे जैसे करीब होते गए हमें अंदाजा हो गया कि उनकी असल दिलचस्पी का मरकज जीप ही है। बाकी गाड़ियों पर वो महज रस्मन तवज्जो दे रहे थे। हमारे देखते ही देखते हमसे 3 गाड़ियां आगे चलने वाली एक खटारा जीप को उन्होंने रोककर सड़क से नीचे उतार लिया और 2 राइफल बरदार संतरी स्टीयरिंग पर मौजूद लगभग 60 साल सरदार जी से पूछगिछ कर रहे थे। हत्ता कि उनका निगरान हवालदार भी पुलिस जीप से उतरकर वहां आ गया। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि नफरी आधे हो जाने की वजह से हमारे ट्रैक्टर को रोकने के लिए इशारा भी नहीं किया गया और हम सीधे पुल पर चढ़ गए। चंद ही मिनट के बाद हम खुली सड़क पर हद्दुल इम्कान तेजी से ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे थे। सुखबीर के चेहरे की रौनक लौट आई थी। उसने फखरिया लहजे में कहा, देखा जाकिर भैया, इन पुलिस वालों को कैसे बुद्धू बनाया। मुझे पता था वो ट्रैक्टर पर तवज्जो नहीं देंगे। फिर उसे कुछ ख्याल आया और उसने दादो तहसीन से लबरेज लहजे में कहा, लेकिन भाई असल कमाल तो तुमने किया है। तुम पहले ही खतरा न भांप लेते तो हम सीधे पुलिस वालों के शिकंजे में फंस जाते। हमारे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं थी कि पुलिस वालों को टेलीफोन के जरिए भी अलर्ट किया जा सकता है। मैंने उसकी दिलजुई की। कहा, सुखबीर भाई, बस ऊपर वाले की कृपा है कि मेरा दिमाग ऐन वक्त पर काम कर गया, लेकिन तुमने भी जीप को कच्ची सड़क पर डालने का खतरा भांप कर हमें संगीन गलती से बचा लिया था, वरना लेने के देने पड़ जाते। अच्छा, अब ये बताओ, क्या उसी ट्रैक्टर में हरमिंदर साहब पहुंचने का इरादा है तुम्हारा?
मेरे आखिरी जुमले में शामिल शरारत महसूस करके वो हंस पड़ा। बोला, यार उस ट्रैक्टर के हवाले से कोई खतरा था भी तो वो बहुत पीछे रह गया है। पहले तो सोच रहा था उसे छोड़ दूं, लेकिन फिर हमें हथियारों का बोझ ढूंढने के लिए कोई दूसरी सवारी ढूंढनी पड़ी थी। अब इसी में चलते हैं। हरमिंदर साहब के करीब किसी जगह इसे रोकेंगे और फिर जीप लाकर अपना सामान ले जाएंगे। मैंने तायद की तो वो बेफिक्री से ट्रैक्टर दौड़ाने लगा। हम जब अमृतसर शहर में दाखिल हुए तो मैंने अंदाजा लगाया कि ट्रैक्टर उस रास्ते पर नहीं जा रहा जो हरमिंदर साहब की तरफ जाता है, लेकिन मैंने सुखबीर से वजह पूछना गैर जरूरी समझा। बिलाखिर हम ऐसी सड़क पर पहुंच गए जिस पर ट्रैफिक का खासा हुजूम था। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि हम उस वक्त अमृतसर रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद सुखबीर ने एक कदरे अलग थलग जगह ट्रैक्टर रोका तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। सड़क के दूसरी तरफ लगभग 100 गज आगे रेलवे स्टेशन का मरकजी दरवाजा नजर आ रहा था। सुखबीर ने ट्रैक्टर का इंजन बंद करते हुए कहा, लो जी, हम अपने अमृतसर पहुंच गए, अब हमें कोई खतरा नहीं है। मैंने हल्के फुल्के लहजे में कहा, यहाँ हरमिंदर साहब की कोई ब्रांच खोल रखी है तुमने सुखबीर भाई? मेरी बात सुनकर वो हंसा। बोला, यूं समझ लो जाकिर भाइया कि पूरा अमृतसर ही हरमिंदर साहब है और हर खालसा सुखबीर है। हिंदुस्तान से आजादी हासिल करने की जंग यहीं से लड़ी जाएगी और वाहे गुरु ने चाहा तो अमृतसर ही खालसे का सदर मकाम होगा। मैंने कहा, इंशाअल्लाह जरूर। वो आसपास की सूरत हाल का जायजा लेकर मुतमईन होने के बाद ट्रॉली में चढ़ा और बंदूकों वाला बंडल खींचकर नीचे ले आया। हमने ट्रॉली की आड़ में उस बंडल को एक चादर में अच्छी तरह लपेटा और फिर सुखबीर मुझे वहीं इंतजार करने का कहकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद एक ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका और उसमें से सुखबीर उतरकर मेरे पास आया। उसने शायद जानबूझकर दरवाजों वाले ऑटो का इंतखाब किया था। हम दोनों ने ट्रॉली के पीछे पोशीदा बंडल को मिलकर सवारी में रखा और खुद भी सवार हो गए। सुखबीर ने ऑटो ड्राइवर को कहा, चल मेरे वीर, फटाफट वाहे गुरु के डेरे ले चल अपने भाइयों को। ऑटो ड्राइवर 20-22 साल का सिख जवान था जिसने खुद को गर्म चादर में लपेट रखा था। उसने सुखबीर की फरमाइश सुनते ही गियर लगाया और ऑटो अमृतसर की सड़कों पर दौड़ने लगा। लगभग बिल्कुल नया होने की वजह से इंजन का शोर बहुत कम था, लेकिन मैंने जानबूझकर सुखबीर से कोई हसास बात छिड़ने की कोशिश न की। कुछ ही देर में हम हरमिंदर साहब के अकाल तख्त वाले बड़े फाटक के पास पहुंच गए। सुखबीर की हिदायत के मुताबिक ऑटो तबर्रुक और फूल फरोख्त वाली एक दुकान के पास रुक गया। पहले सुखबीर ऑटो से उतरा और किराया देने लगा, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही दुकान के अंदर से 50-55 साल का भारी मूंछों और दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा सरदार बाहर निकला और सुखबीर से निहायत गर्मजोशी से गले मिला। उसने ऑटो वाले को भी टपट कर सुखबीर से किराया लेने से मना कर दिया था। इस दौरान मैं भी नीचे उतर आया था और बंडल को खींचकर ऑटो से निकाल रहा था, लेकिन सरदार सूरत हाल भांपते हुए खुद आगे बढ़ा और मुझसे पहले खुद एक झटके से बंडल निकाला और किसी हल्के फुल्के खिलौने की तरह बगल में दाब कर दुकान में ले गया। उसने हमें अपने पीछे आने का इशारा भी किया था। सुखबीर ने कहा, ये मनिंदर भट्टी है, हमारी जंग में हिस्सेदार, बहुत ही जीदार भाई। मनिंदर भट्टी की दुकान तो ज्यादा बड़ी नहीं थी, ताहम उसके अकब में एक कुशादा कमरा मौजूद था जिसे फूल और दीगर अशिया रखने के अलावा ख्वाबगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। सामने एक तख्त और 3 मूंढे बिछे हुए थे। मनिंदर ने हमें बैठने की दावत दी और दुकान के थड़े पर बैठे 2 लड़कों में से एक को चाय लाने का हुक्म दिया। सुखबीर ने सलाम दुआ करने के बाद मनिंदर भट्टी से पूछा, चाचा जी, कोई मशकूक बंदा तो नहीं आया पिछले 8-10 दिन में? मनिंदर भट्टी ने उसकी बात सुनकर एक नजर मुझे देखा और फिर कहा, नहीं सुखबीर पुत्र, बस वही 2 चिट्टे कपड़ों वाले संतरी बारी बारी सुबह और शाम को एक चक्कर लगाकर ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं। कोई नया मुखबर तो अभी नजर नहीं आया। सुखबीर ने उसकी बात सुनकर मुतमईन होने की बजाय फिक्रमंद लहजे में कहा, चाचा, हमें असल खतरा दिल्ली के भेजे हुए खुफिया पुलिस वालों से है। वो बंदे बदलते रहते हैं जो सब के सब हमारी कौम के ही होते हैं। वो यात्री के रूप में हर हफ्ते 15 दिन में बस अड्डे या रेल के स्टेशन से सीधे हरमिंदर साहब आते हैं और पूरा दिन जासूसी करने के बाद वापस चले जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर चौंका। मैंने कहा, इससे तो जाहिर होता है कि उन लोगों को तुम्हारे मिशन की सुनगुन मिल चुकी है। सुखबीर ने इस बात में सर हिलाया। बोला, वो जानते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम अमली तौर पर जिद्दोजहद के लिए किस हद तक तैयार हैं, हमारी ताकत कितनी है। असल में मास्टर तारा सिंह अपनी चौधराहट जताने के लिए कई बार पंडित नेहरू को खालिस्तान बनाने के लिए हथियारबंद जंग की खोखली धमकी दे चुका है।
जिसकी वजह से सरकार बहुत पहले से हरमिंदर साहब खासतौर पर अकाल तख्त में होने वाली सरगर्मियों को अपने लिए खतरा समझती है। मनिंदर भट्टी ने उसे यकीन दिलाया कि वो अब ज्यादा तवज्जो से ऐसे जासूसों पर नजर रखेगा और बाकी साथियों को भी खबरदार कर देगा। हमने बंदूकों के बंडल को खोलकर पिस्तौल और रिवॉल्वर निकाल कर कब्जे में किए और बाकी हथियारों को वहीं छोड़कर हरमिंदर साहब की तरफ चल पड़े। मैंने रास्ते में तशवीश भरे लहजे में कहा, यार सुखबीर, फिर तो खुफिया पुलिस वाले लोग हम कश्मीरियों की हरमिंदर साहब में आमद पर भी चौंक जाएंगे। सुखबीर ने मेरी बात गौर से सुनी और कहा, भाई मैंने बताया तो था कि हरमिंदर साहब में हर मजहब और हुलिये के इतने लोग रोजाना आते हैं कि सरकारी कारिंदे उनमें से हर एक पर नजर नहीं रख सकते। लेकिन अगर तुम लोग मजीद एहतियात बरतना चाहो तो अगली बार अकेले या साथियों के साथ मुझसे मिलने का इरादा हो तो सीधे हरमिंदर साहब में जाने की बजाय चाचा मनिंदर भट्टी से मिलना। ये चंद मिनट में मुझ तक पैगाम पहुंचा देंगे। इसके अलावा कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेफिक्र होकर इनके पास आ जाना। ठीक है, मैं रात में किसी वक्त इनसे मिलकर तुम और तुम्हारे साथियों के बारे में तफसील से हिदायत दे दूंगा, ठीक है ना? मैंने जवाब में तायद में सर हिलाया। हम हरमिंदर साहब में दाखिल हुए तो रास्ते में कई लोगों ने सुखबीर को सत श्री अकाल कहा। हम सीधे सुखबीर और उसके साथियों के ठिकाने पहुंच गए। मेहताब सिंह और शेरदिल सिंह हस्ब तवक्को पहले ही वहां पहुंच चुके थे और हमारी कामयाब कार्रवाई के बारे में भी अपने साथियों को बाखबर कर चुके थे। लिहाजा हमारे पहुंचते ही जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल के नारे से हमारा इस्तकबाल किया गया और सबने गर्मजोशी से गले लगाकर हमें मुबारकबाद दी। वो लोग हमारी कारकर्दगी को सराह रहे थे। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में आ गए। मेहताब सिंह और शेरदिल भी हमारे साथ थे। हम इत्मीनान से बैठ गए तो सुखबीर ने अपने दोनों साथियों से पूछा, हाँ भाई, कोई मसला तो नहीं हुआ ना पुलिस के नाके पर? शेरदिल सिंह ने हंसते हुए कहा, भाइया जी, उन्होंने देखते ही सड़क से नीचे उतरकर जीप के गिर्द घेरा डाल दिया था। दो संतरियों ने अच्छी तरह जीप की तलाशी ली। उनके इंचार्ज ने भी पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो? मेहताब सिंह ने उसकी बात आगे बढ़ाई। बोला, मैंने हवालदार जी को जुगत लगाई कि क्या पंडित नेहरू जी की गाँव माता चोरी हो गई है जिसे ढूंढने के लिए गाड़ियों की तलाशी हो रही है। उसने डांट कर दोबारा सवाल किया तो शेरदिल सैया ने कहा कि हम कबड्डी के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कल शाम जंडियाला कस्बे गए थे और अब वापस अमृतसर जा रहे हैं। शेरदिल सिंह ने कहा, इतनी देर में संतरियों ने जीप में से कोई मशकूक चीज न मिलने की इत्तला दी तो हवालदार ने हमें जाने की इजाजत दे दी, लेकिन वो सख्त फिक्रमंद और नाराज दिखाई दे रहा था। सुखबीर ने उसकी बात सुनकर कहा लगाया। बोला, उसका बाप जो मर गया है, हैरान और परेशान तो होना ही था। ये सुनकर मेहताब और शेरदिल सिंह ने भी कहा लगाया। मैंने भी साथ दिया। मेहताब ने पूछा, तुम लोग अपना बताओ। हम तो सख्त परेशान थे कि तुम लोग बंदूकों समेत पुलिस वालों या देहातियों के हत्थे न चढ़ जाओ। सुखबीर ने खफगी से कहा, ओ यार, ये क्या बात कर दी तुमने? किसमें इतना दम है कि हमारा रास्ता रोक सके? हम तो धड़ल्ले से पुलिस वालों के सामने से निकल कर आए हैं। शेरदिल सिंह ने कहा, वाहे गुरु का शुक्र है, हथियारों पर ही बात टली। वो पोटला तुम लोगों ने कहाँ फेंका था? सुखबीर ने अपने रिवॉल्वर के उपहार को थपथपाकर कदरे गुरूर के साथ कहा, हम हथियारों को फेंक कर आने वाले नहीं काके। दोनों पिस्तौल और रिवॉल्वर ही नहीं, चारों बंदूकें भी साथ लाए हैं। चाचा मनिंदर भट्टी की हट्टी पर रखी हैं। यह सुनकर मेहताब और शेरदिल सिंह दोनों ने सताइश और इस्तेजाब के मिले जुले जज्बात का इजहार किया। इस पर सुखबीर ने ट्रैक्टर कब्जे में करके अमृतसर तक लाने का अहवाल तफसील से बताया, जिस पर उन्होंने फिर खुशी का नारा लगाया। कुछ देर गपशप करने के बाद वो रुखसत होने लगे तो सुखबीर ने मौज मस्ती करने के लिए कुछ रकम उन्हें थमा दी। वो दोनों खुश खुश वहां से चले गए। रात के खाने में अभी कुछ देर बाकी थी, लिहाजा मैंने सुखबीर को टटोलने की कोशिश की। कहा, अब क्या इरादा है भाई? सोच रहा हूँ कल तुम लोगों से इजाजत लेकर भाई अमरदीप की तरफ चला जाऊं। सुखबीर ने कहा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं कल सुबह तुम्हें डमडी टकसाल तक ले जाकर खालिस्तान तहरीक के बड़ों में से सुखविंदर कुक्कड़ जी से मिलवा दूंगा। मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे और बाकी लीडरों तक भी ये मामला पहुंचा देंगे। मैंने उसकी तजवीज का जहनी तज्जिया करते हुए पूछा, डमडी टकसाल जहाँ से कितने फासले पर वाक़े है? उसने बेफिक्री से कहा, 25 मील के करीब है। जीप पर 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त लगता है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, फिर तो हमारा वहां जाना फिलहाल मुनासिब नहीं है, अच्छा खासा फासला है। मेरी बात सुनकर सुखबीर ने हैरानी से पूछा, वहां जाना ठीक क्यों नहीं है जाकिर भाई जी? मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, सुखबीर भाई, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मिट्टू सिंह की हलाकत से इस पूरे इलाके में कितनी जबरदस्त अफरा तफरी फैल चुकी है। पुलिस वालों की चौकस हालत का तो तुमने अंदाजा लगा ही लिया है। वो पंजाब में कांग्रेस पार्टी का सबसे ताकतवर लीडर था। उसके कातिलों को तलाश करने में वो जमीन आसमान एक कर डालेंगे। हो सकता है तुम्हारे हरमिंदर साहब को भी शक का निशाना बनाकर यहाँ खुफिया वालों की निगरानी सख्त हो जाए।
मेरा मशवरा है कि एहतियात के तौर पर कम से कम 1 माह तक अपनी सरगर्मियां महदूद कर दें। सुखबीर ने मेरी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया और कहा, आपका मशवरा बिल्कुल ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि मिट्ठू सिंह का कत्ल तो सीधा सीधा तुम कश्मीरियों के सर पर ही डालेंगे दिल्ली वाले। उसके मैनेजर और गार्ड के कत्ल में तुम लोगों के हाथ का तो उनके पास सबूत भी मौजूद है। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, लेकिन असल नुक्ता यह है कि इस वक्त पूरे पंजाब में पुलिस पागल कुत्ते की तरह बवलाए फिर रही है। सुखबीर ने मेरे मौकिफ की तायद की, लेकिन साथ ही मेरे हवाले से अपने खदशे का इजहार किया। बोला, भाई फिर तो तुम्हारा भी सफर करना खतरनाक है। वो पंजाब में मौजूद तमाम कश्मीरियों की नाक में दम कर देंगे, इसलिए तुम भी फिलहाल अमरदीप भाइया के पास जाने का इरादा छोड़ दो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तशवीश सर आंखों पर भाई, लेकिन मैंने शायद बताया था ना कि मैंने कई साल दिल्ली में गुजारे हैं और मैं उन्हीं के लहजे में खालिस उर्दू बोल सकता हूँ, इसलिए मुझे वो लोग कश्मीरी की हैसियत से नहीं पहचान सकते। वैसे भी मैं सैकड़ों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करूंगा। सुखबीर ने कहा, अगर तुम यही मुनासिब समझते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम रेल के जरिए जाओ, जिस पर पुलिस की निगरानी ज्यादा सख्त नहीं होती। मैंने कहा, नहीं, मेरा तजुर्बा है कि लोकल बसों पर पुलिस की सबसे कम तवज्जो होती है। सुनाम उतर कर तांगे से छाजली चला जाऊंगा। सुखबीर ने कहा, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर लें। खाने के बाद सुखबीर मुझसे इजाजत लेकर अपने कुछ सीनियर साथियों से मुलाकात के लिए चंद घंटों के लिए अकाल तख्त चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने आइंदा के लाहे अमल पर संजीदगी से गौर करता रहा। काफी सोचकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अब अमरदीप की तरफ जाकर वक्त जाया करने की बजाय मंडी गोबिंदगढ़ जाकर वहां की सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक जहीर अभी तक किश्तवाड़ से वापस नहीं लौटा होगा, लेकिन मेरी वहां मौजूदगी से जमीला और रुखसाना का हौसला बढ़ेगा और नासिर और यासिर के हवाले से उनके ख्यालात जानने का भी मौका मिलेगा। वैसे भी सुखबीर ने खुफिया पुलिस वालों के हवाले से जो कुछ बताया था, उसकी रोशनी में मुझे हरमिंदर साहब में बिला वजह ठहरना खतरनाक महसूस हो रहा था। कहीं उनके साथ साथ पुलिस मुझे भी मशकूक जानकर पीछे न लग जाए। इन्हीं ख्यालात में जाने कब मेरी आंख लग गई।